नमस्कार, लोकतंत्र देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराने के कवायद में है। ऐसे में बीजेपी 2022 चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर सहित काशी कॉरिडोर को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश करेगी। योगी सरकार के कुछ मंत्रियों ने तो मथुरा में विवादित भूमि पर भव्य कृष्ण मंदिर निर्माण की भी बात कही है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में थे, जहां उन्होंने एक जनसभा में मौजूद जनता से पूछा कि क्या कभी कांग्रेस और सपा के लोग राम मंदिर बनाते। वहीं कांग्रेस आधी आबादी पर दांव लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लखनऊ में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। इसमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई। साथ ही यूपी चुनाव में अब टोपी पॉलिटिक्स के बाद हनुमान जी की भी एंट्री हो गई है। इसी पर बात करेंगे अपने खास कार्यक्रम लोकतंत्र में, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के चुनाव के ऐलान में अब कुछ ही समय बचा है। ऐसे में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत से प्रचार में जुट गए हैं। इसी कड़ी में बुधवार को मथुरा पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि पिछली समाजवादी सरकार के समय जिस पैसे से कब्रिस्तान की बाउंड्री बनाई जाती थी, आज बीजेपी सरकार उसी पैसों को तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए इस्तेमाल कर रही है। पिछली सरकारों में तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात कंस ब्रिज में शासन कर रहा हो। इस मौके पर सीएम ने राम मंदिर निर्माण को लेकर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि क्या कांग्रेस और सपा के लोग राम मंदिर बनाते। अखिलेश पर तंज कसते हुए योगी ने कहा, बबुआ से पूछना ही क्या, वो तो अबाजान की राह पर चले जाते। जो दंगइयों के सरपरस्त हैं, उन्हें बीजेपी के विकास कार्य अच्छे नहीं लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश में दंगे उत्तर प्रदेश की पहचान बन गई थी। दंगों के कारण कोई निवेश नहीं करना चाहता था। दंगों के कारण यहां के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ गया था। विकास के नाम पर लूट खसोट होती थी और विकास की परिभाषा प्रदेश नहीं, परिवार हो गया था। उधर बीजेपी को चुनौती दे रही समाजवादी पार्टी भी भगवा कैंप को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। पीएम मोदी का सपा को लेकर लाल टोपी और रेड अलर्ट के तंज की गूंज संसद में भी सुनाई दी, जहां सभी सपा सांसद लाल टोपी में दिखाई दिए। गोरखपुर में खाद कारखाना और एम्स के उद्घाटन के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए लाल टोपी वालों को यूपी के लिए खतरे की घंटी बता दिया था। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसका जवाब देते हुए कहा कि लाल रंग तो हनुमान जी का है, लाल रंग भावनाओं का है, लेकिन बीजेपी भावनाएं नहीं समझती। लाल टोपी के बारे में या लाल रंग के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले भी बोल चुके हैं। ये लाल रंग इमोशंस का है। भगवान या देवी देवताओं में भी अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं लाल रंग दिखाई देगा। भगवान हनुमान जी के रंग लाल है, सूरज का रंग लाल है। लाल रंग रिश्तों का है और शायद रिश्ते भारतीय जनता पार्टी नहीं समझती। वहीं उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया। इसमें राजनीतिक और सामाजिक रूप से महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की बात कही गई है। देश की राजनीति में पहली बार है जब महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी किया गया है। घोषणा पत्र का ऐलान करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सक्षमता और शक्ति महिला के सहज गुण होते हैं। उसके अलावा करुणा, दया जैसी भावना से भी वे लबरेज होती हैं। उन्होंने कहा कि महिला अपने हक के लिए तैयार हैं और इसके लिए लड़ेंगी। दृढ़ निश्चय, सक्षमता, शक्ति, ये महिला के सहज गुण होते हैं। इसके साथ साथ करुणा, दया, आशा, साहस, ये सब महिलाएं उनका गुण होता है। वह अपने हक के लिए आज लड़ने को तैयार है और लड़ेगी। उस भावना से हमने ये घोषणा पत्र बनाया है ताकि लड़ने में हम मदद करें, समर्थन दें और महिलाओं को हम पूरी तरह से सशक्त बनाएं। साफ जाहिर है कि सियासी दल मतदाताओं को रिझाने की तमाम कोशिशें कर रहे हैं। बात असली मुद्दों की नहीं
बल्कि टोपी लुंगी और भगवा की हो रही है। पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे को जुमलों से लहलहान करने जुटे हैं। यूपी की राजनीति में ये नया नहीं है। चुनाव में यहाँ मुद्दों से ज्यादा किन्हीं खास वर्गों को खुश करने या उन्हें टारगेट करने पर जोर रहता है। ये पार्टियां की सोची समझी रणनीति का हिस्सा होता है। ऐसे में सियासी दलों की यह रणनीति एक बार फिर कामयाब होगी या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो लोकतंत्र में दरअसल बात उत्तर प्रदेश की सियासत की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर 2017 जैसे चुनावी नतीजे दोहराने की कवायद में ही है। ऐसे में बीजेपी 2022 चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर सहित काशी कॉरिडोर को भी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। योगी सरकार के कुछ मंत्रियों ने तो मथुरा में विवादित भूमि पर भव्य कृष्ण मंदिर के निर्माण की बात भी कही है। और ऐसे में जाहिर तौर पर अब मंदिर पर भी सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने एक जनसभा में मौजूद जनता से पूछा कि क्या कभी कांग्रेस और सपा के लोग राम मंदिर बनाते। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, स्पोक पर्सन है बीजेपी यूपी के। डॉक्टर अभिषेक राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि स्पोक पर्सन है सपा के। अभिषेक राज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, स्पोक पर्सन है कांग्रेस यूपी के। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा एसएन सिंह साहब आपसे ही है। सिंह साहब, अच्छा ये बता दीजिए कि सपा और बीएसपी या फिर कांग्रेस के लोग तो मंदिर बनवाते या नहीं बनवाते ये अलग बात है, लेकिन क्या भाजपा ने मंदिर बनवाया है क्या, या बन रहा है क्या भाजपा से? सवाल रहा। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा, और आप सुनी होंगी कि पहले ही विपक्षी पार्टी कहती थी कि जब चुनाव आता है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो आज मंदिर बन रहा है तो थोड़ा बहुत तकलीफ होनी चाहिए इन लोगों को। आपका जो सवाल था कि क्या भारतीय जनता पार्टी मंदिर बना रही है, तो आप जानिए कि जो राम भक्तों पे गोली चलाते थे वो तो मंदिर नहीं बना रहे हैं, और जो चंदा जो पैसा टैक्स से आता था हम सारे आम लोगों को, उसको जो है एक वकील को खड़ा करके और मंदिर का किसी तरह निर्माण न होने पाए, वो काम तो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती थी। भारतीय जनता पार्टी एक काम जरूर करती थी, आप देखे होंगे मंदिर निर्माण के लिए आदरणीय आडवाणी जी ने रथ यात्रा किया, मंदिर निर्माण के लिए हम लोगों ने जन जागरण किया, मंदिर निर्माण के लिए हम लड़ाई लड़ रहे थे, मंदिर निर्माण के लिए जो साक्ष्य इकट्ठा करना था वो भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, और हमारे पे आरोप भी लगता था। तकलीफ किस बात की? आप कह रहे तकलीफ होनी चाहिए, तकलीफ हो रही है क्या डॉक्टर? ठीक है डॉक्टर अभिषेक राय, तकलीफ हो रही है क्या राम मंदिर अगर बन रहा है तो? पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम सीडीएस रहे विपिन रावत जी को, उनकी धर्मपत्नी जी को और देश के बहादुर 11 वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, जो आज एक दुखद वायु दुर्घटना में शहीद हो गए। और एक कहावत है, कहते हैं ना, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। तो एसएन सिंह साहब क्या कह रहे हैं वो बहुत अच्छे से समझते हैं। इनके पास स्पष्ट बहुमत था, 2/3 से ज्यादा बहुमत था उत्तर प्रदेश में भी, और केंद्र में भी इनके पास प्रचंड बहुमत था। तो इन्होंने क्यों नहीं बना लिया? ऑर्डिनेंस लाते, पारित कराते और राम मंदिर बनवा देते। ये सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है मंदिर, सबको पता है, भारत के बच्चे बच्चे को पता है। इनके चाल और चरित्र में हमेशा अंतर रहा। आप एक चीज बता दें, डॉक्टर संजय निषाद जो प्रभु राम के जन्म के ऊपर इतना विवादित बयान देते हैं, ये उनके सहयोगी, और उनको ये बगल में बिठा के चलते हैं, और उनकी ये बात नहीं करेंगे। इन्होंने सिर्फ प्रभु का नाम उसके लिए इस्तेमाल किया, अपनी राजनीति के लिए। वो जो मंदिर बन रहा है उसका सभी दलों ने स्वागत किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उसका सभी लोगों ने स्वागत किया है। इनके पास 4.5-5 साल में कुछ बताने को नहीं। ये लोग घबरा गए, बौखला गए। जनता का जो प्यार उमड़ गया है, जो जन सैलाब हमारी रैलियों में आ रहा है, और जो इनकी खुद की इंटरनल रिपोर्ट है, तभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 काले कृषि कानून वापस ले लिए और देश की जनता से माफी मांगी। और माफी मांगने के बाद संसद में बिना बहस के, बहस भी नहीं कराई उस पर कि पहले तो ये 12 महीने इनके प्रवक्ता और सारे लोग उसके फायदे बताते थे। अभी ये कहते हैं इनके प्रवक्ता लोग कि 80% को फायदा हो रहा था, 20% को नुकसान था। साथ आप बहुमत के साथ जाओगे कि 20%? चुनाव का डर था,
इसलिए उसको वापस कर लिया और ठीक है। संसद में बहस भी नहीं कराई। जब पारित कर रहे थे तब भी बहस नहीं कराई और जब वापस लिया तब भी बहस नहीं कराई। ठीक है अभिषेक माननीय राज, प्रधानमंत्री जी अभिषेक प्रेस राज से कॉन्फ्रेंस पूछ लेती करते हूँ। ठीक है सर, आपको भी तकलीफ हो रही है कि जिस बात का जिक्र अभी सिंह साहब कर रहे थे, राम मंदिर बन रहा है तो तकलीफ हो रही है क्या? ये नेहा जी, ये मेरे सवाल है। नहीं, अभिषेक राज जी से। देखिए ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव आ जाता है तो एक ही राग अलापने को उनके पास होता है, क्योंकि जो 4.5 वर्षों की सरकार है वो निकम्मी सरकार है, उसने जनहित के कोई कार्य नहीं किए हैं। राम मंदिर क्या भाजपा के लोग बनवा रहे हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मंदिर बन रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की कौन सी भूमिका है? सबसे पहली बात तो ये। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरीके की जो अनर्गल बयानबाजी इसलिए करते हैं क्योंकि चुनावों में जब वोट लेना होगा, क्योंकि कोई विकास के कार्य आपने किए नहीं तो जनता के पास आप क्या मुंह लेकर जाएंगे? तो धर्म की बात पे आ जाएंगे, तुष्टीकरण की बातें शुरू हो जाएंगी। तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना तरीका है चुनाव में उतरने का। 4.5 वर्ष तक इन्होंने उत्तर प्रदेश की जो जनता है उसको गुमराह किया। उनसे जो वादे इन्होंने किए थे, इन्होंने क्या अपना घोषणा पत्र लागू किया? नहीं किया। बहन बेटियों की असमत उत्तर प्रदेश में लूटी जा रही थी, इनके नेता उसमें लिप्त पाए जा रहे थे, किसानों की हत्या करी गई, गाड़ी से उनको रौंदा गया, कुचला गया, मगर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो असंवेदनशील बनकर बैठी हुई थी। और प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश में मौजूद होने के बाद भी उन किसानों से जाकर नहीं मिलते हैं। अब माफी मांगने के बाद अब कानून वापस लेते हैं, मगर ये जवाब जरूर देना चाहिए प्रधानमंत्री जी को कि 700 लोगों ने, जिन्होंने अपने किसान भाइयों ने अपनी जान गंवाई, उसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और किसके ऊपर उसका केस और मुकदमा चलेगा? ये बताए भारतीय जनता पार्टी की। उसका डाटा हमारे नेता उसका डाटा सरकार के पास नहीं है सिंह साहब। नहीं, उसका डाटा कांग्रेस पार्टी जिस बात का जिक्र कृषि मंत्री ने, एक सेकंड सर, सिंह साहब को बोलने दीजिए, सिंह साहब को बोलने दीजिए, उसका डाटा तो सरकार के पास नहीं है ना। लेने दीजिए, फिर आप लोग बोल लीजिएगा डाटा। मेरा ये कहना था, अभी समाजवादी पार्टी के भाई ने कहा तो बहुत अच्छी बात कही, अगर इनके अंदर इस तरह से बदलाव आ गया है। नहीं तो इनके पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी ने कहा था कि अगर 200 के बजाय 2000 लोग भी मर जाते तो मुसलमानों के लिए मुझे ऐसा कुछ करना था और हम राम मंदिर नहीं बनने देते। हमने बयान नहीं दिया, इन्होंने बयान दिया, और हम तो हमेशा अपनी लड़ाई लड़ते रहे, कभी छोड़े नहीं। कभी आप राम भक्तों पे गोली चलाते हैं, कभी आप मजहबी राजनीति करते हैं, धर्म की तुष्टीकरण करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से एजेंडा रहा, आप पिछले संकल्प पत्र में देख लेंगी तो 370 और राम जन्मभूमि हमारे एजेंडे में था। अब आ जाइए कांग्रेस के भाई जो कह रहे थे कि सबसे ज्यादा अपराध तो इस समय महिलाओं पे राजस्थान में हो रहा है, वहां एक नमूना पेश करना चाहिए और उसको उत्तर प्रदेश में दिखाना चाहिए। मैं कह रहा हूं चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही, लेकिन राजस्थान चूंकि आपकी वहां सरकार है तो हम सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप वहां कुछ अच्छा करेंगे तभी दिखाएंगे। आप देखेंगे कि महिलाओं के बलात्कार में राजस्थान नंबर 1 पर है। दूसरी आ जाइए, इनके एक पूर्व मंत्री ने कहा कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम 370 वापस ला देंगे। क्यों वापस ला देंगे ये बता सकते हैं कि ये देश में 2 तरह की विधान, 2 कानून क्यों चाह रहे हैं? तीसरा, राम जन्मभूमि को कभी ये लोग काल्पनिक कहते थे, कपिल सिब्बल जी राम जन्मभूमि के खिलाफ मुकदमा लड़ते थे, और तमाम इनके मंत्री कहते थे कि राम कहाँ पैदा हुए हैं, वो उनके अस्तित्व को ही नकारते थे। तो ये सारे जवाब इनसे पूछे जाना चाहिए। देखिए, अगर कोर्ट का इंतजार नहीं रहता तो बहुसंख्यक समाज तो पहले ही तैयार था, वो तो मान ही रहा था, लेकिन सब लोग ये चाहते थे कोर्ट के फैसले का सम्मान हो, और कोर्ट ने जो फैसला किया उसके तहत ही बन रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से इसकी लड़ाई लड़ रही थी, और हम कह रहे हैं कि आप अभी बोल दीजिए, मैं तो कह रहा हूं कि आप बोल दीजिए कि मथुरा में किसका जन्म स्थान है और भगवान कृष्ण का मंदिर कहाँ बनना चाहिए। इसी चैनल पे चलिए आप लोग बता दीजिए कि भगवान कृष्ण का मंदिर मथुरा में नहीं बनना चाहिए, इटावा में बनना चाहिए, या सैफई में बनना चाहिए, या साउथ में कहीं बनना चाहिए, या दुबई में बनना चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो पहले से भी कहती है जिस तरह से हम काशी का विकास कर रहे हैं, जिस तरह हम अयोध्या का विकास कर रहे हैं, आप देखिएगा आने वाले समय में उसी तरह का विकास हम मथुरा में भी करेंगे। जी अभिषेक जी। देखिए, मैं बहुत सीधी सी बात कह रहा हूं ना, इन्होंने काम नहीं किया। इनको धर्मगुरु बनना ज्यादा होना चाहिए। फालतू में, जैसे कहते हैं ना, विश्व हिंदू परिषद ने उठाया था राम जन्मभूमि का मुद्दा, आज विश्व हिंदू परिषद को इन्होंने साइडलाइन कर दिया। तो ये मुद्दे कैप्चर करना जानते हैं। जो राम जन्मभूमि नहीं, वो तो कह रहे हैं, पहले भी ऐसे ही बोलते थे कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम आज भी बोल रहे हैं। आप तो दोनों साइड खेल रहे हैं ना सर, नेहा जी, आप तो दोनों साइड खेल रहे हैं। नेहा जी, कंप्लीट करने दें प्लीज। मैं बीच में नहीं बोल रहा था किसी, प्लीज मुझे कंप्लीट करें। मैं सवाल सुनूंगा, उसका जरूर जवाब दूंगा। मैं आपसे यही बोल रहा हूँ। देखें, सबसे पहली बात हमने बोला ना कि अभी ये संजय निषाद जी पे बात नहीं करेंगे।
हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी प्रभु हनुमान की जाति बताते हैं। ये प्रभु परशुराम को कहते हैं वो महापुरुष थे, वो इनको भगवान नहीं मानते, उनकी जयंती पे छुट्टी कैंसिल कर देते हैं। तो मैं कह तो रहा हूं, ये प्रभु में आस्था रखते तो इनको पता होता, जो प्रभु हनुमान की जाति बताने का काम करे उससे बड़ा क्या, राम भक्त प्रभु हनुमान की जाति ये बता रहे हैं। रही बात, इनको मैंने बोला ना कि आज जनता महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, किसानों के ऊपर टायर चढ़ा के रौंदा जा रहा है, अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। एनसीआरबी की डाटा आप ही के चैनल में एक डिबेट में, पिछले डिबेट में हम लोगों ने बैठ के ये चीज डिस्कस करी है। तो इन्हें उस चीजों से मतलब नहीं है। प्रयागराज की घटना ले लो आप, आजमगढ़ की घटना ले लो, अभी मैं रिसेंट घटना बोल रहा हूं, मैं गिनाने बैठूंगा तो शायद इस चैनल के में समय चला जाएगा, इतना समय नहीं होता चैनलों पे बोलने के लिए। लेकिन इनको कानून व्यवस्था आज बहुत अच्छी लग रही है। इनको सपनों में कहते हैं ना, इन्होंने इतने जुमलों की टोपी पहनाई है कि हम लाल टोपियों वालों से माननीय प्रधानमंत्री जी को डर लगने लग गया है। साहब वो लाल टोपी जो है ये किसके लिए रेड अलर्ट के खिलाफ है। ये तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के लिए रेड अलर्ट है। मैं बता तो रहा हूं रेड अलर्ट है जी, रेड अलर्ट है, बिल्कुल है। महंगाई के खिलाफ रेड अलर्ट है, हाथरस की बेटी के लिए रेड अलर्ट है, ये रेड अलर्ट बिल्कुल है। बेरोजगारी के लिए रेड अलर्ट है। हम कह तो रहे हैं, इनको संवेदनाओं के लिए रेड अलर्ट है। लाल रंग क्रांति का रंग है, शौर्य का रंग है, लहू का रंग है। जिन लोगों ने लहू आजादी में खर्ची ना किया हो, वो क्या बात बताएंगे। जो लोग उसकी पूजा करते हो, जो देश के मुखबिरी करते थे, वो क्या बात बताएंगे। जिसने इस लाल रंग के लिए क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है कि लाल रंग की क्या महत्वता है, ये भारतीय जनता पार्टी को समझ नहीं आएगा? नहीं पता है, नहीं पता है। पता होती तो ये लाल रंग के बारे में इतना अपमानजनक माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। सिंह साहब, ये लाल रंग रेड अलर्ट है। देखिए परिवर्तन जवाब सुन लीजिए डॉक्टर साहब, जवाब सुनने जा रहा है। डॉक्टर साहब जवाब सुन लीजिए। आप देखिए धोखा कौन देता है, इनकी राजनीति धोखे से शुरू हुई है। चौधरी चरण सिंह को धोखा इन्होंने दिया, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने दिया। और चंद्रशेखर जी को धोखा कौन दिया, आदरणीय मुलायम सिंह जी ने दिया। और 10 साल केंद्र की सरकार में रह के भी धोखा कौन दिया, सोनिया जी को इन्होंने दिया। अब आज आइए हम तो इनसे सवाल पूछे कि भाई आप एक बार कह दिए कि हम यदुवंशी हमारे हैं और मथुरा में भगवान कृष्ण का मंदिर बनना चाहिए, इतना ही तो पूछा गया है, आपने उसको नहीं कहा। हम तो सीना ठोक के दोबारा भी कहते हैं कि इतिहास को दोबारा पढ़ना चाहिए। संजय निषाद पे जवाब दे दीजिए। वो तो कहते हैं इतिहास को दोबारा पढ़ना चाहिए। सुन लीजिए इनको जवाब, एक और जवाब लेने दीजिए इनको। संजय निषाद पे इनको जवाब चाहिए। तो भाजपा से अभी इन्होंने गठजोड़ किया है और उनका एक वीडियो वायरल हुआ था। मैं वो गाली यहाँ पे किस तरह से दूध चैनल है कि उन्होंने क्या क्या इनके लिए कहा। आदरणीय मुलायम सिंह जी ने कहा कि भाई अखिलेश जी को सबसे बड़ी गलती रही कि मैंने अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बना दिया। अरे भाई मैं किस चीज का जवाब दूंगा, कुछ जवाब अपनी पार्टी से ले लीजिए। आपके आदरणीय मुलायम सिंह जी को धक्का मार के मन से हटा दिया जाता है, इसका जवाब मैं थोड़े न दूंगा। भाजपा के लोग आपको गाली देते हैं, इसका जवाब मैं थोड़े न दूंगा। आपके संजय निषाद पे चले जा रहे हैं। अरे प्रभु डॉक्टर साहब आप सुनिए, अगर हम लड़ाई लड़े हैं तो इसका फायदा हम ही को मिलेगा। ठीक है अभिषेक राज का भी हम रुक करेंगे। ठीक है, ऐसे नहीं एक एक करके बात रखेंगे, ऐसे नहीं। 10 सेकंड और दे दीजिए। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो मुद्दे असल में होने चाहिए थे, पिछली जो सरकारें रही उन्होंने उन मुद्दों पे काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विशेष तौर पर आने के बाद जो विकास के कार्य, जो महिलाओं के लिए मुद्दे थे, जो युवाओं के मुद्दे थे, उनको दरकिनार करके केवल धर्म पे राजनीति करी और केवल चुनावी मूड में पूरे 4.5-5 वर्ष रहे। मुख्यमंत्री जी ज्यादातर टाइम अन्य राज्यों में प्रचार करते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, जबकि उनसे अपना राज नहीं संभाला गया। देखिए कांग्रेस पार्टी की नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने आज शक्ति विधान महिला घोषणा पत्र जारी किया। प्रदेश की जनता के सामने हमने घोषणा पत्र अपना प्रस्तुत किया और इस घोषणा पत्र के माध्यम से हमारा जो विजन है, आने वाले समय में जब हमारी सत्ता उत्तर प्रदेश में आती है तो हम जो आधी आबादी है देश की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने सदैव नजरअंदाज किया, जो संघ की आइडियोलॉजी है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कभी इस बात का जवाब नहीं दिया कि संघ में महिला क्यों नहीं वहां की संघ की संचालक बन सकती है, भारतीय जनता पार्टी में महत्वपूर्ण पदों पे क्यों नहीं महिलाएं दिखती हैं, क्यों भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो महिला विरोधी है, युवा विरोधी है। तो ये जवाब सरकार को देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी ने अपना विजन जो है उत्तर प्रदेश की जनता के लिए वो प्रस्तुत किया है, जिसमें हमने
कई ऐसी चीजें लेकर आए हैं जो बुनियादी हैं और बेसिक हैं। हम महिलाओं को आरक्षण देना चाहते हैं 50%। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार के बाद राशन की दुकानें खुलती हैं तो उन्हें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। जो स्किल वर्क है, जो वर्क फोर्स है, जैसे परिवहन है, परिवहन में केवल ड्राइवर कंडक्टर ज्यादातर अधिकांश पुरुष होते हैं, उसमें हम आरक्षण देना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, महिलाओं को वहां पर आगे लेकर आना चाहते हैं। जैसी 10वीं 12वीं की जो पास छात्रा है उनको हम मोबाइल फोन देंगे, जो कॉलेज जाने वाली छात्रा है उनको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम ना, उनकी सेफ्टी के इश्यूज हैं, हम उनको स्कूटी देंगे। तो ये तमाम जो वादे हैं, जो विधवा है उनको पेंशन दी जाएगी लगातार। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 4.5-5 वर्षों में जो भी वादे किए थे देश की प्रदेश की जनता से, उनको पूरे नहीं किए। तो इन विजन पे चुनाव लड़ा जाता है क्योंकि देश की जनता बहुत भारतीय जनता पार्टी का वो धर्म तुष्टीकरण वो सब देख चुकी है, अब ऊब चुकी है इन सब चीजों से। अब उनको बुनियादी जो मुद्दे हैं उन पे कोई कार्य चाहिए। आज लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसकी स्थिति इतनी खराब है कि यहाँ पे रोडें टूटी हुई है। 4.5-5 वर्षों में केवल पैचवर्क किया गया, एक रोड नहीं कायदे से बनाई गई। जब प्रधानमंत्री जी आते हैं या भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता आता है तो रातों रात रोड बना दी जाती है। इन्वेस्टर समिट बीजेपी के लोगों ने किया, बता दें उससे क्या महिलाओं का, सिंह साहब, महिला विरोधी है क्या भारतीय जनता पार्टी? एक जवाब ले लीजिए। कांग्रेस के भाई ने बड़ी अच्छी बात कही, दोनों जवाब दे दूं। पहले इन्होंने कहा कि धर्म की बात और दूसरे उस पे आ जाते हैं। देखिए, धर्म की राजनीति कौन करता है? कांग्रेस पार्टी करती है। इन्होंने कहा कि देश के संसाधनों पे किसका अधिकार है, सबसे पहला कि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कहा, कांग्रेस ने कहा जब इनकी केंद्र में सरकार थी। और धर्म की राजनीति कौन करता है? अगर कोई घटना होती है तो आप जो है ओखला में चले जाते हैं एक धर्म के लोगों के लिए, और दूसरे धर्म के साथ अगर होता है, एक डॉक्टर की मृत्यु होती है तो वहां आप संवेदना व्यक्त करने नहीं जाते हैं। जबकि आपको अगर किसी भी जाति धर्म का कोई डॉक्टर मर रहा है या कोई बात हो रही तो आपको दोनों जगह जाना चाहिए। अगर त्रिपुरा में छोटा सा एक र्यूमर होता है, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है और 200 हिंदुओं के ऊपर उत्पीड़न होता है, आप एक शब्द नहीं बोलते हैं। धर्म की राजनीति कौन करता है? भाई, पश्चिम बंगाल भी भारत का अंग है, जम्मू कश्मीर भी भारत का अंग है। आप अगर वहां कुछ होता है, राष्ट्रीय पार्टी है, आपको उसकी चिंता करनी चाहिए। क्षेत्रीय पार्टियां नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, आप उसकी चिंता नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई मिसाल अगर किसी प्रदेश में आप नहीं पेश करेंगे और केवल उत्तर प्रदेश में पर्यटन के लिए आ जाएंगे तो लोगों को कैसे भरोसा होगा, कैसे विश्वास होगा? क्योंकि आप जहां हैं वहां तो कोई काम किए नहीं और आपने हमेशा उलूल जुलूल काम किया। आप देश को बांटने का काम किए, आप देश के को खंडित करने का काम किए। आपने बयान दिया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बयान नहीं दिया, पहला। दूसरा, जो विकास पे आ जाइए, अब 1 मिनट सर, 1 मिनट, विकास पे भी आप चर्चा कर रहे थे। मैं कह रहा हूं जो उत्तर प्रदेश की आबादी है वो राजस्थान की आबादी, महाराष्ट्र की आबादी और पंजाब की आबादी से सर्वाधिक है। लेकिन आप देखे होंगे जो बेरोजगारी दर है वो राजस्थान और पंजाब से बहुत कम है उत्तर प्रदेश में। हम जो है अर्थव्यवस्था में पंजाब नहीं, महाराष्ट्र नहीं, गुजरात के बाद नंबर 2 कौन है? उत्तर प्रदेश है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 कौन है? उत्तर प्रदेश में है। 2 लाख करोड़ का बजट होता था 2017 के पहले, आज 5 लाख करोड़ का बजट किसका है? उत्तर प्रदेश का है। आज तमाम तरह से जो है बुनियादी ढांचे में जो परिवर्तन हो रहा है उसका लाभ सबको मिल रहा है। महिलाओं को लेके भी बताइए सर। एक चीज का लेके हंसी होता था जब इज्जत घर बनाने की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। आज गांव गिराव में चले जाइए, सबसे ज्यादा तारीफ किस चीज की हो रही है कि हमारा बेटा अगर मुंबई और दिल्ली कमाता था वो भी इज्जत घर नहीं बनवा पाता था, और महिलाएं किस दुर्दशा से अंधेरे रात में कहीं जाती थी और सुबह निकलने के पहले जाती थी। आज इज्जत घर बनवाने का काम किसने किया? ठीक है अभिषेक राय जी, क्यों आप लोगों को विकास नहीं दिखता? सिंह साहब तो कह रहे हैं कितना विकास हुआ है उत्तर प्रदेश में। देश का सौभाग्य रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने आजादी के बाद एक एक करके अभिषेक राय जी की बात बोलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले बहुत जल्दी कंप्लीट करूंगा। ठीक, अभिषेक राय जी बनाई है वो भारतीय जनता पार्टी जैसे लोग। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे बोलने दीजिए, मैं जवाब दे दूँ। सवाल पूछा। ठीक है अभिषेक राय। और देखिए नहीं मुझे ठीक है सर, ठीक है अभिषेक राज जी, मैं आ रही हूँ सर, आपको फिर मौका दूंगी। ठीक है, आप दे लीजिए, कंप्लीट कर ले लीजिए जी, रखिए। इन्होंने राजस्थान का उदाहरण दिया, ये कौन सा डेटा यहाँ आके बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 2 पर है।
सारे जो बिजनेस थे यूपी में, जो चलते हुए बिजनेस थे, वो शट डाउन हो गए हैं। लखनऊ में टीसीएस बंद हो चुका है। ये कौन सी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करवा रहे हैं? इन्वेस्टर समिट में इन्होंने प्रदेश की जनता को इतना बड़ा धोखा दिया है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब एक धोखा निकला भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा। इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। महिलाओं के ऊपर हमने जब सवाल पूछा तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सकती और बताते हैं यहाँ पर बैठ के कांग्रेस पार्टी की विभाजनकारी नीति और ये कांडों की बात करते हैं। तो राहुल गांधी जी दिल्ली में जब एक दलित युवक की हत्या होती है तो दिल्ली में जाते हैं मिलने के लिए, बीजेपी वाले नहीं जाते। वो ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी वहां क्यों पहुंच गए हैं। सर, ये दलित युवक की हत्या क्या होती है सर? हर जगह गए नहीं, दलित युवक की हत्या क्या होती है सर? अभिषेक राज जी, एक दलित युवक की हत्या क्या होती है सर? इसमें वर्गों में बांटने की बात क्यों करते हैं आप लोग? भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जातियों को देख के टारगेट किया जाता है। ये नहीं, आपने भी कहा कि एक दलित युवक की हत्या होती है। उत्तर प्रदेश में किया है। ये क्या कैटेगराइज करने की कोशिश कर रहे हैं आप? उसमें क्या हुआ था? क्यों उन गुंडों को बचाया गया? भारतीय जनता पार्टी के गुंडों को इसलिए बचाया, भाइयों से जाके माफी मांगिए। बीजेपी का पुराना काम। सुनिए, सिख भाइयों से जाके आप माफी मांगिए और समाजवादी पार्टी के भाई कुछ बोलना चाहते हैं आपको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। जो 7 साल में देखिए, हम इमरजेंसी नहीं लगाएंगे, हमको माफी मांगने में कोई बुराई नहीं करेंगे। आप जो है सिख भाइयों से जाके माफी मांगिए और बोलने दीजिए। ठीक है, अभिषेक राय जी को बोलने दीजिए। अभिषेक राज जी, ठीक है, कांग्रेस पार्टी से नाराज होते तो कांग्रेस ठीक है, बनवाते। आपके तो वहाँ सुपड़ा साफ है, आप तो वहाँ कभी चुनाव नहीं जीत अभिषेक पाते। राज जी, और कैप्टन अमरिंदर सिंह को पकड़ के ला रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर अभिषेक राय बोलिए। देखिए नेहा जी, बहुत सीधी सी बात है। अभी मैं भाजपा के अपने मित्र को सुन रहा था, बड़े नंबर वो गिन रहे थे। वो आज अपराध में यूपी नंबर 1 है। अभी ये जैसे इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, मैं इनसे पूछ लूं, 2 फॉरेन इन्वेस्टमेंट मीट हुई, 5 ऐसे ऑफिस के नाम गिना दें जो लगे। बेरोजगारी दर की बात कर रहे थे, अभी माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने विधानसभा में एक डाटा दिया, कहा कि 59% यूपी में रोजगार चले गए। ये माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के स्टेटमेंट है विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा में। इनके पास कौन से आंकड़े ज्यादा बेहतर जानते हैं? या तो माननीय मंत्री जी झूठ बोल रहे हैं या तो हमारे प्रवक्ता जी को पता नहीं है। दूसरी बात, रही बात अभी कहते हैं ना अपराध की बात कर रहे थे, महिला सशक्तिकरण की बात है। लखीमपुर में बेटी की साड़ी खींची जाती है, उस पर इन लोगों ने क्या रिएक्शन दिया सबने देखा। गोरखपुर के रहने वाले शायद सिंह साहब, गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या होती है। जो मोस्ट वांटेड अपराधी है उसमें नामजद जो है, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज रहे हैं, वो फरार है। उनके ऊपर अभी तक बुलडोजर नहीं चला। लखीमपुर की खीरी घटना किसी से छिपी नहीं है, वहां अभी तक अजय मिश्रा सैनी के घर पे बुलडोजर नहीं चला और अभी तक वो बर्खास्त नहीं है। तो ये इनके कथनी और करनी में हमेशा अंतर है। 2014 में महंगाई डायन होती थी, उसके ऊपर ये भाजपा का कोई प्रवक्ता, कोई नेता उस पर बात नहीं करता। जवाब दे रहा हूं, जनता से जुड़े मुद्दे पे बात ही नहीं करनी। मैंने बोला ना 5 ऑफिस ये गिना नहीं पाएंगे, 5 ऐसी कंपनियां ये गिना नहीं पाएंगे जिनका उत्तर प्रदेश में इन्होंने निवेश करा दिया। अभिषेक जी, जवाब सुन लीजिए। अभिषेक जी, सपा के प्रवक्ताओं ने लेट मी कंप्लीट। इन्होंने बड़ी बड़ी होर्डिंग लगा रखी थी किसानों की आय दुगनी करने की। अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा, अपने मुखबिंद से कहा कि मैं देश के किसानों से माफी मांगता हूं और कहता हूं एमएसपी को स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे हैं। अगर एमएसपी ही नहीं मिल रही थी और उसे स्टैंडिंग कमेटी में भेज रहे तो किसानों की आय कहां से दुगनी होगी? सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में, डीएपी मिल नहीं रही, खाद के दाम दुगने हो गए। ये ऐसी बातें करते हैं। आय दुगनी करने आए थे, लागत दुगनी करके चले गए और टैक्स पेयर्स का पैसा नोएडा से लेके गाजीपुर तक इन्होंने लगा दिया। सर, दुगनी और तिगनी तो छोड़ दीजिए। कि एक महिला मुख्यमंत्री से किस तरह से समर्थन लेके और उसका के आबरू को बेआबरू किया गया, तो ये इनको एक सफाई है। दूसरा सुनिए, कानून के राज में कह रहे थे हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस की नीति चलती है। मऊ में दंगा होता है इनके समय में और पूरे जिले में धारा 144 लगा दी जाती है, लेकिन उस धारा 144 में जिसमें आम आदमी नहीं घूम सकता है, 200 गाड़ियों के साथ हथियार लेकर मुख्तार अंसारी सड़क पर 5 दिन तांडव नृत्य करता है और इनकी पुलिस मूक दर्शक बनती रहती है। क्या हम ऐसे आदमी को बताएं वो हमारी बात को मानेंगे कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नहीं है? अरे हमारे यहाँ तो पहले दिन से कहा गया कि चाहे मंत्री का लड़का हो, प्रधानमंत्री का लड़का हो, एसएन सिंह हो, कोई भी हो, जिसका नाम हो आएगा वो होगा। दूसरा सुन लीजिए, इनके यहाँ बदायूं में रेप कांड होता है, महिलाएं पत्ता बिनने गई थी, एक आदमी का नाम आता है, कोई कार्रवाई नहीं होती है।
बुलंदशहर में एक खास, अब सुन लीजिए तो फिर आप बोलिएगा मैं बंद करके चला जाता हूँ, आप बोले मैं नहीं बोला। एक एक करके ऐसे नहीं। अभिषेक जी हैंड रेज करिए सर, मैं मौका देती हूँ आपको। ऐसे नहीं, इसलिए होता है कि पुलिस के ऊपर दबाव डाला जाता है कि सिर्फ एक धर्म की मदद करनी है, जब वहाँ से हमारे सारे, आप सुन लीजिए, आप जब बोले तो मैं कुछ बोला, जब सारे जाट भाई अभिषेक जी एक सेकंड हो गया, एक सेकंड इनके समय में एक सेकंड सर, ऐसे नहीं एक जमीन एक सरकारी है, वो जमीन हमारी है, और सारी जमीनों पर किसका कब्जा हो जाता था? समाजवादी पार्टी के लोग। मथुरा का राम मृत कांड इसका जीता जाता उदाहरण था, जिसमें 25 लोग जान गंवाए। क्यों गंवाए? अरे आप सुनिए, चुपचाप सुन लीजिए, उसके बाद क्या होता है आप एक एक सुनिए। इनके यहाँ अपराधी को चाय पीने के लिए हेलीकॉप्टर में बैठा के मुख्यमंत्री आवास ले आया जाता है और छोड़ दिया जाता है। और सुनिए, एक आदमी इलाहाबाद जेल से अभिषेक ठीक है सर, ठीक है सिंह साहब, उसके लिए सवारी, जिस बात का जिक्र मैंने किया था आपने उसका जवाब नहीं दिया। जिस बात का सवाल मैंने किया था उसका जवाब नहीं दिया। नहीं, उसका जवाब आप नहीं दे रहे, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। घर सबसे ज्यादा कौन दिया? किसको लाभ है? महिलाओं को लाभ है। आज जो हम गैस कनेक्शन दिए, इससे किसको लाभ है? महिलाओं को लाभ है। हम आपकी तरह नहीं करते हैं कि किसी को समर्थन लूट ले। भाजपा में राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की कोई महिला है क्या, या कभी बनी है क्या? देखिए, अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो इनसे पूछिए कि ये घोषित कर देंगे कि इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अपने परिवार के अलावा कोई और बनेगा, ये आज यही इसी मन से घोषणा कर दें। हमारे यहाँ सुन लीजिए, हमारे यहाँ तो एक किसान भी राष्ट्रीय अध्यक्ष किससे कह रहे हैं आप? कांग्रेस से कह रहे हैं क्या? कांग्रेस से कह रहे हैं क्या? कांग्रेस में तो ये बैठे ही यहाँ से कोई घोषणा कर ही नहीं सकते हैं। समाजवादी पार्टी से भी पूछ लीजिए, कांग्रेस से भी पूछ लीजिए। कांग्रेस में तो अभी लड़ाई चल रही है इसी बात की। कपिल सिब्बल साहब भी कह रहे हैं कि कौन चला रहा है मैं नहीं जान रहा हूँ। चिदम्बरम साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ नेताओं की कोई पूछ नहीं है। बताइए, राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद इतने दिन से ऐसे खाली है, कोई लोकतांत्रिक मर्यादा नहीं है। हम तो विरोधी हैं, कुछ कहेंगे, हमारी बात कौन मानेगा? लेकिन इनके पार्टी में ही घमासान इस बात का है। और आप देखिए, ये पार्टी, ये कोई जनता की पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी तो एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, और जो कल्याण भी होता है वो समाज का कल्याण इनके समय में नहीं होता। महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। एक सेकंड, ऐसे नहीं सिंह साहब, नहीं देखिए, इनके ऐसे नहीं, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात की जाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाएगी तो हम 2 शादी नहीं कर पाएंगे, हम 20 बच्चे नहीं पैदा कर पाएंगे, और अगला जो दिवाली होगा उसमें खेल से एहसन सिंह साहब, सर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं आप मेरी आवाज? सुन पा रहे हैं? मेरा सीधा सा सवाल इस बात को लेकर है कि आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप बेटियों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, आप आदि आबादी को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आप अपनी पार्टी से क्यों नहीं करते हैं? देखिए, ये तो कांग्रेस से आप सवाल पूछिए ना कि राजस्थान सर मैं आपसे पूछ रही हूँ, आप इसका जवाब दीजिए ना। और हमारे यहाँ तो देखिए, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अभी लगभग 40 उत्तर प्रदेश और केंद्र में लगभग 40 ऐसे महिलाएं हैं जो मंत्री हैं। हमारी वित्त मंत्री जो है महिला है, हमारी जो है कम से कम 10 ऐसी महिलाएं केंद्र में मंत्री हैं। आज जो है निर्मला सीतारमण जी जो है महिला ही है, वो मंत्री है। आज स्मृति ईरानी जी महिला है, वो मंत्री है। हम तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, हमारी पार्टी तो महिलाओं का उत्साह करती है। हमारी सारी योजनाएं महिलाओं के लिए होती है। सर योजनाएं तो महिलाओं के लिए होती है, लेकिन पार्टी में सिर्फ 1-2 महिलाएं दिखाई देती है। अभिषेक राय जी, आप लोगों पर भी महिलाओं को लेकर इस समय है, राज्य मंत्री और केंद्रीय मंत्री मिला के आप ठीक है, ठीक है। अभिषेक राज जी का रुख करेंगे, लेकिन अभिषेक राय जी से पहले आप मुझे बताइए कि महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात आप लोगों की पार्टी को भी शोभा नहीं देती, या इसमें आपकी पार्टी की भूमिका क्या रही है? मुझे बताइए। मैं बहुत सीधा सा जवाब देना चाहता हूँ महिलाओं की भागीदारी की बात में। हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता है, हमारी बहन है जूही सिंह जी। नेहा जी, मेरी आवाज मिल पा रही है? सर आगे बताइए, एक का नाम नहीं बताइए मुझे। मैं आपको जवाब दे रहा हूँ, बहुत सीधा जवाब सुन लीजिए। हमारी बड़ी बहन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है जूही सिंह जी, और उनको राष्ट्रीय महिला का अध्यक्ष बनाया गया।
मैं कितनी महिलाओं का नाम ले सकता हूं। इस बार समाजवादी पार्टी, आप देखिएगा हम कितने टिकट महिलाओं को देने जा रहे हैं, आप देखिएगा। पिछली बार कितना दिया था बताइए ना, आंकड़ा दीजिए ना, कितनी बार? आंकड़ा सुन लीजिए, पिछली बार 300 सीटों पे हम लड़े थे, 34 महिलाओं को हमने टिकट दिया। तो ये सर 34 कांग्रेस पार्टी कहती 40% महिलाओं को टिकट देंगे। पहले नेहा जी मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए। मैंने क्या कहा, पिछली बार हमने किसी से कोई वादा नहीं किया था, जो किया हमारी पार्टी में जो वो है, इस बार कांग्रेस ने कहा है वो करे, बहुत अच्छी बात है। हम मजबूत प्रत्याशी देख के, जहां हमारी महिलाएं मजबूत है, हम उनको लड़ाने जा रहे हैं। हमने बोला ना, हमारी राष्ट्रीय प्रवक्ता, हमारी बड़ी बहन को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया हमारी पार्टी में महिला सभा की। मैं आपको कितनी अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम बता सकता हूं जो बहुत मजबूती से जमीन पे लड़ रही हैं और टिकट की प्रबल दावेदार हैं, और उनको टिकट जमीनी हकीकत देके जो भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब दे, वो हमारी कैंडिडेट जरूर लड़ेगी। ठीक है अभिषेक राज जी, आपके मास्टर स्ट्रोक पे पानी फेरने का काम अब दोनों पार्टी तैयारी कर रहे हैं, इसकी कैसे देखते हैं इसे आप? देखिए, ऐसा है, प्रदेश की जनता ने सबको देखा और जाना, और हमारे मास्टर स्ट्रोक ये हो या ना हो, मगर हमारी मंशा बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता यहाँ बैठे हैं, उन्होंने वो आपकी बात का जवाब नहीं दिया जो मैंने प्रश्न उनसे पूछा था, क्योंकि उनकी इस प्रकार की कोई मंशा नहीं है। और ये परिवार की बात कर रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान हाँ हमारा परिवार है, सब परिवार है, पूरा हिंदुस्तान को हम एक साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। हम आजादी के आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, हम कोई विशेष धर्म पर और विशेष विचारधारा पर बनी हुई पार्टी नहीं है कि दंगा करे, दंगा फसाद मचाए, बवाल करे, और अमन शांति जो पूरे प्रदेश की है वो 4.5 वर्ष से गायब हो गई भारतीय जनता पार्टी के राज में। इन लोगों ने चैन से किसी को नहीं जीने दिया, युवाओं के रोजगार छीने। ये बता रहे थे अभी युवाओं के रोजगार की बात, ये फर्जी एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं, फर्जी इश्तिहार छाप देते हैं, चाइना की तस्वीर छाप दी जेवर एयरपोर्ट के नाम पे। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है इस देश के लिए? बीजेपी वालों को ये तक नहीं पता है, और देश के साथ इन्होंने निरंतर धोखा किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कहती है कि हम हैं तभी हिंदू हैं। अरे हमारे सामने अगर कोई राष्ट्रवादी बात आती है तो हम उसके साथ खड़े होते हैं। और महिला विरोधी छवि वाले जो कभी इनके यहाँ मध्य प्रदेश के एक सांसद एक महिला को आइटम घर बतलाए, एक ने इमरती देवी को जलेबी देवी बताया, किसी ने कुछ कहा, अब उन चीजों को यहाँ खींच के क्यों ले आया जाए? बहुत सारी लंबी लिस्ट है, अगर मैं कहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं कह रहा हूँ, देखिए अगर हमारे किसी भी धर्म पे अगर कुछ होता है तो भारतीय जनता पार्टी सभी धर्मों के लिए प्राय बात करती है, लेकिन और पार्टियों को आप देखेंगे कि अगर कोई बात होती है तो वो एक धर्म के साथ खड़े हो जाते हैं और दूसरे धर्म के साथ नहीं खड़े होते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से ऐसा स्वभाव रहा, हमेशा से ऐसा चरित्र रहा कि वो दूसरे के धर्म की भी रक्षा करेगी और अपने भी कुंभ में जाएगी। इन लोगों को क्या है, कभी टोपी लगाने में भय लगता है, कभी मथुरा जाने में भय लगता है, कभी अयोध्या जाने में भय लगे। अरे भाई, जिस धर्म के जिस जाति के हम हैं उसको अपनाने में कोई गुरेज तो है नहीं। लेकिन आप मथुरा इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारा वोट कट जाएगा, आप काशी इसलिए नहीं जा रहे हैं कि हमारा वोट कट जाएगा। अगर मैं उस धर्म को मानने वाला हूं तो क्यों नहीं जाऊंगा? और बाद में आप देखिए, मैं तो कह रहा हूं एक बहुत बड़ा बदलाव आया है कि आप अयोध्या जा रहे हैं, और ये लोग किसी भी मामले में भारतीय जनता पार्टी से तुलना नहीं कर सकते। हमने कहा डॉक्टर साहब को कि आप विकास की भी बात कर लीजिए। भाई, आपके समय में 2 लाख रोजगार दिया गया था, हमने 4.5 लाख रोजगार दिया। आपके समय में गन्ना मूल्य का 95,000 करोड़ का भुगतान हुआ था, हमने 1,45,000 करोड़ किया। आपके समय में 19 चीनी मिलें बंद हुई थी और हमने 4 नई चीनी मिलें चालू कराया। आजादी के बाद केवल 1.5 एक्सप्रेस वे बना था, हमने 5 एक्सप्रेस वे पे काम कर रहे हैं। आज हम मेरठ में रैपिड रेल दे रहे हैं, मेरठ में खेली अभिषेक राज जी का रुख करूं, उसके बाद में अभिषेक राय का रुख करूंगी। अभिषेक राज जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, महिलाओं की बात आगे की जाती है, महिलाओं को बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन सर हाल ही में आपको याद होगा राजस्थान में जो हाल ही में मंत्री बने हैं वो महिलाओं की जो तुलना है, उनके गाल की तुलना सड़क से कर देते हैं। अब आप ये मुझे बताइए कि एक तरफ आप महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को वो सम्मान नहीं दिया जा रहा जो दिया जाना चाहिए। सर, महिलाओं को टिकट नहीं, महिलाओं को सम्मान चाहिए, इस बात को समझ क्यों नहीं आता आप लोगों को? ये सवाल आपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछा। प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके की भाषा का प्रयोग किया, इनके तमाम बड़े बड़े मंत्रियों ने कैसी भाषा का प्रयोग किया? सर, मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ ना, आप उसका जवाब दीजिए। जो सवाल मुझे पूछना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से, मैं पूछ रही हूँ। इस तरीके की भाषा का कोई अगर प्रयोग करता है तो पूर्णतः गलत है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल उसका समर्थन नहीं करी थी, उसको
नहीं तो क्या एक्शन ले लिया आप लोगों की तरफ से, बताइए ना, क्या एक्शन लिया आप लोगों ने? चलिए, उनकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। डॉक्टर अभिषेक राय, रखिए अपनी बात, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नेहा जी, बहुत सीधी सी बात कह रहा हूँ। अभी महिलाओं की बात हो रही थी। उत्तर प्रदेश को 1090 समाजवादी पार्टी ने दिया, डायल 100 हमने दिया, इन्होंने उसका नाम बदल सर, दिया। 1090 पे फोन कौन उठाता था, मुझे बताइए ना। मेरी कंप्लीट हो जाने दीजिए नेहा जी, मैं वही बात कह रहा हूँ। अभी बहुत सिंह साहब बातें कर रहे थे, क्या कहते हैं कि हमने क्या किया क्या नहीं किया, इन्होंने 70 एक्सप्रेस पे क्या क्या बता दिया। देखिए, झूठ का जुमला तब तक पहनाया जाता है। कहना माननीय अमित शाह जी ने कह दिया कि 15 लाख एक चुनावी जुमला था। ये झूठ के जुमले की एक टोपी पहना रहे थे, तो इनको जुमलों से बाज आना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी चश्मा लगा के ढूंढ रहे थे इधर उधर दाएं बाएं, बगल में अपराधी खड़ा है, 120B में मुलजिम दर्ज है भड़काऊ बयान देने और सब में, उनको अरेस्ट तक नहीं किया जा रहा। अरे भाई, गायत्री जी हमारे नेता नहीं है, अभी उनके ऊपर कोर्ट ने कहा। सिंह साहब, गायत्री जी को सजा हो रही है, कोर्ट में मसला है, उसके बारे में कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए, बगल में अपराधी बैठा के पूछा जो महिला पे कुछ जुर्म ढाए थे कि कहीं और, ये पूछ रहा था। और चोर मचाए शोर। आप बीच में मुझे बोलने मत, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था ना सिंह साहब, सुन लो। ठीक है, सुन लेना, जवाब देना। जल्दी से बात रखिए। स्टैंड क्लियर नहीं है, जल्दी से बात रखिए। निषाद आपकी पार्टी का स्टैंड क्लियर नहीं है प्रभु राम के बारे में जो उन्होंने कहा। पहले उस स्टैंड को क्लियर करो, फिर प्रभु राम की बात। सर, आपसे भी तो पूछा था ना, राम राम आपसे भी पूछा था सुभाषपा वाला कि उन्होंने उनका वीडियो आपके सामने आया था, 2 करोड़ की आपने जवाब दिया। अरे आज से उन्होंने समाजवादी पार्टी को गाली दिया था, आपने जवाब दिया उस पर। सिंह साहब, मैंने बोला ना, प्लीज मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, डेकोरम मेंटेन किया करो। सर, आप अपनी बात रखिए सर, वक्त की कमी है मेरे पास। मैं नेहा जी, मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, बहुत कंप्लीट कह रहा हूँ। महंगाई पे इनकी सरकार का क्या स्टैंड है, मैं ये जाना। फिर चुनाव के डर का, हारने का डर होगा, जैसे 10 रुपए पेट्रोल डीजल में ले लिया उस तरह होगा। स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व निकालने की ऐसी क्या आपदा थी हुई भारत सरकार को कि उन्होंने 50 लाख बैरल स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व निकाल लिया। क्या युद्ध होने वाला है? क्या ऐसा कुछ होने वाला था? ठीक है। इन्होंने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, इनका एक मंत्र है, इनके प्रकरण चुनाव जीतो। मध्य प्रदेश में चुनी हुई सरकार को इन्होंने गिरा दिया। पैसा देके ये विधायकों सांसदों को खरीदते हैं, इनको पता है ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए काम। पर देश की जनता बहुत समझदार हो गई है, इनको उत्तर प्रदेश में जवाब। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।